नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राष्ट्र धर्म में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को अपने मंत्रियों के साथ द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद सीएम ने मीडिया से बात करते हुए फिल्म पर प्रतिक्रिया दी और इस दौरान बड़ी बात कही उन्होंने। सीएम ने कहा कि यह फिल्म आधी अधूरी है, समाधान का कोई रास्ता नहीं बताया गया। कश्मीर से पंडितों का यह पलायन तब हुआ जब केंद्र में बीजेपी के समर्थन वाली सरकार थी। साथ ही कहा कि इस फिल्म में एक राजनीति संदेश देने की कोशिश की गई है। तो द कश्मीर फाइल्स को लेकर लगातार सियासी हलकों में चर्चा है और राजनीति भी लगातार गर्माती जा रही है। लगातार नेता फिल्म को देख रहे हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, आपका परिचय करा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। अख्तार खान अकेला जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अख्तार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पाठक जी। और एएनबी परिवार की तरफ से आप तीनों मेहमानों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं भी। आप सबको, आपकी टीम को और मेरे सारे साथियों को मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अख्तार जी, सबसे पहले सोच रहे हैं रुख आपका कर लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साहब ने फिल्म देखी। फिल्म में उन्होंने कहा कि एक तरफा दिखाई गई है फिल्म, कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाया गया फिल्म में कि उससे कोई समाधान निकले। आधी अधूरी फिल्म देखी बताई गई, जबकि पूरे देश भर में तो लोग इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। हालांकि इसको मैं अपने अगर उससे बताऊं तो मैंने खुद भी देखा कि कुछ थिएटरों में तो केवल एक शो लगा हुआ था, जिसको मैं जानता हूं। कई ऐसे मॉल थे वहां पर केवल एक शो लगा था, लेकिन इतनी ज्यादा डिमांड की हुई इस मूवी की कि 4-4, 6-6 शो लगातार लगाए जाने लगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करूं जी कि जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं और किसी भी फिल्म की हम अगर बात करें तो वो फिल्म सिर्फ रुपया कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए बनाई जाती है। ये बात अलग है कि फिल्म को प्रमोट करने के लिए जो इसके प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो हीरोज होते हैं, वो अपने अलग अलग तरह की जुगत लगाते हैं। इसमें निश्चित तौर पे एक बड़ा ब्रांड एम्बेसडर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी और संघ के सभी लोग इसको प्रचारित करने के लिए इस फिल्म के लिए आ गए हैं, क्योंकि इस फिल्म में अनुभव खेर साहब हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं किरण खेर साहब, उनके हस्बैंड हैं। और इसके पहले भी इस तरह की बात हो चुकी है। लेकिन मैं इस फिल्म के बारे में जो आदरणीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसको आगे बढ़ाते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे ये जो फिल्म है, घटना सही है, घटने के तरीके सही हैं, लेकिन इस हालात के अंदर जब कश्मीर के अंदर 370 हटा के कश्मीर के अंदर चुनाव करवाने की प्रक्रिया चल रही है, उस वक्त इस फिल्म को जानबूझ के रिलीज किया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारे भारत की छवि बिगाड़ने की एक बहुत बड़ी ये साजिश है। इतने सारे 1990 की जो बातें हैं, जो कई बार अखबारों में भी आई हैं, टीवी पे भी आई हैं, उनको एक थोड़े थोड़े टुकड़े बना के और इस तरह से इसको प्रचारित करने का प्रयास किया है कि हमारी 1990 के बाद में सरकारें दूसरी तो थी सही, लेकिन खासकर अगर हमारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार माने कि 7 साल से तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसके बाद आदरणीय अटल जी बिहारी वाजपेयी की सरकार आ गई थी और 13 महीने और रही थी। तो ये जो सरकारें थी, इन सभी सरकारों ने जो हमारे भाई कश्मीरी पंडित थे जिनके साथ जो जातियां हुई थी,
जिनको वहां से घर से बेघर कर दिया था, इन्होंने उनको वहां पर पुनर्वासित करने का कोई प्रयास नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, पुराने लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया। ये वही बात कहना चाह रहे थे छत्तीसगढ़ के जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय थे कि उसके बाद इन आदरणीय जो हमारे कश्मीरी पंडित साहब थे, उनको बसाने के लिए दिल्ली के अंदर अलग से कॉलोनी बनाई गई, उनको भत्ते दिए गए, उनकी संपत्ति को सुरक्षा की व्यवस्था की गई। आज की तारीख के अंदर 370 हटने के बाद दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे केंद्र के अंदर है, लेकिन इस दौरान उन्होंने इस कश्मीरी पंडित भाई जो हैं उनको सुव्यवस्थित तरीके से बसाने के लिए, पुनर्वासित करने के लिए क्या पहल की, ये भी इस फिल्म के अंदर बताना चाहिए था। और अगर पहल नहीं की तो फिर इसकी वोटों की राजनीति के तहत अगर ये इसके लिए कर रहे हैं कि कश्मीर का चुनाव इन्हें जीतना है, कश्मीर के अंदर लोगों को ये बताना है, और भारत के अंदर अन्य जो चुनाव आ रहे हैं उसके अंदर ये बताना चाहते हैं कि हम अकेले हमदर्द हैं इस समाज के, तो निश्चित तौर पे इस फिल्म का जो तरीका है वो आधा अधूरा फिल्म है और उसका एक उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य है। सिर्फ वो कश्मीर के अंदर इस तरह की प्रक्रिया बनाना चाहते हैं। अगर ईमानदारी की फिल्म बनती तो आदरणीय कश्मीर के जो पंडित महोदय हैं जिनके साथ जातियां हुई हैं और उसके बाद उन्हें पुनर्वासित करने के लिए सरकार की अलग अलग सरकारों की जो लापरवाहियां हैं या उनके अच्छे काम है उनको उसके अंदर गिनाया जाता, बताया जाता। 7 साल के अंदर अगर सरकार ही बन रही थी तो इन 7 सालों के अंदर तो 370 भी हट चुका, स्वतंत्र राज्य हो गया है, केंद्र शासित राज्य है। इन कार्यकाल के अंदर आदरणीय जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं उनको पुनर्वासित करके उनकी संपत्ति लौटाने के लिए, उनको वहां पे बसाने के लिए, उनको वहां सुरक्षा की व्यवस्था दिलाने के लिए क्या व्यवस्था की और आखिर क्या वजह है कि वहां पे कश्मीर के अंदर सारे मिलिटेंट को मारने के बावजूद भी रोजमर्रा वहां के लोग मर रहे हैं। और जो लोग मरे हैं, एक तरफा की बात इसलिए करूंगा कि जो आरटीआई के अंदर जो सूचना आई थी उसके अंदर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। आरटीआई के अंदर जो सूचना आई थी उसके अंदर 89 प्रदीप भटनागर जी, प्रदीप भटनागर जी, सुन लीजिए भाई, अरे मेरी सुन लीजिए भाई, प्रदीप भटनागर जी आपको पूरा मौका देंगे, सुन लीजिए। अरे प्रदीप भटनागर जी सुन लीजिए भाई, अख्तर से आपको अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद आपको पूरा मौका देंगे, पूरा मौका देंगे, आपको कतई कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, आपके समय में कोई कटौती नहीं की जाएगी। प्रदीप जी आपको पूरा मौका दिया जाएगा बोलने के लिए, जवाब देने के लिए। अख्तर जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आते हैं। नहीं आपकी सरकार में सफाई पेशेवर से सुधारना चाह रहे हैं ना, सुधरेगा नहीं वो सरकार की सरकार की कोई सफाई पेशेवर कश्मीरी पंडितों को हाथ निकाला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कश्मीरी पंडितों को आज की तारीख में बहुत कर दिया है जो नहीं कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी सभी लोग, अभी सर्वेश्वर जी भी बैठे हुए हैं, अभी उनसे भी एक कमेंट लेना है, कम से कम एक कमेंट ले तो ले, उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। ठीक है अख्तर साहब आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद प्रदीप जी के पास आते हैं। एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिर आप मेरा ये कहना है कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय है, ये मुख्यमंत्री के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यही आवाज उठ रही है कि इस तरह की जो फिल्में हैं वो बहुपक्षीय फिल्में बनती रही हैं भारत के अंदर, कभी भी एक तरफा फिल्में नहीं बनी है, लेकिन अब फिल्मों को भी प्रचार का माध्यम बना दिया गया है, फिल्मों को जज्बात भड़का के और वोटिंग का एक माध्यम बनाने का प्रयास किया गया है। और कौन बना रहे हैं, किसकी पार्टी के कार्यकर्ता, किस पार्टी के सांसद के पति हैं, ये सब लोग जानते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसी मुद्दे को लेके कादर खान और इनको जब पद्मश्री प्राप्त हुआ था आदरणीय अनुपम खेर साहब को, तो इसी मुद्दे को लेके 2016 के अंदर गंभीर इनका विवाद हुआ था और उस विवाद से सब परिचित है। तो ये उसी का एक हिस्सा है। अगर पूरी फिल्म बनाना थी तो ये फिल्म के अंदर ये भी बताना चाहिए था कि इन 7 सालों के अंदर हमारे उन कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए बसाने के लिए इन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या पहल की और क्यों असफल हो गए, वो आज तक नहीं बस पाए, क्यों आज भी उनके अंदर डर का खौफ का माहौल बैठा हुआ है। ये मेरा निवेदन है आपकी बात। प्रदीप जी अब आप बोलिए कि फिल्म को आधी अधूरी बताया गया है। देखिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी ने भी बताया और क्यों बताया वो अख्तर जी ने एक्सप्लेन कर दिया। पहले तो निवेदन करूंगा, पहले आप अपना वॉल्यूम बढ़वाएं जिससे कि हम जितने वक्ता हैं आपकी बात सुन सके, और जब आप हमें रोके तो हम रुक जाएं। चलिए ठीक है, आप अपनी ठीक है, मैं ठीक आप करवा रहा हूं। किसी को रोकना चाहते हैं तो वो आपकी बात सुनता नहीं है और बोले जाता है। ठीक है, आप मेरी आवाज कांग्रेस के साथी बैठे हैं सर, मुझे बोलने का चाहिए होगा, निवेदन है। नहीं आपको पूरा समय देंगे प्रदीप जी, आप पूरा बोलिए, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। आज ये कांग्रेस साथी बैठे और कश्मीरी लोगों को जो भाई करके संबोधन कर रहे हैं, ये शर्म आनी चाहिए। आज ये भाई करके संबोधन कर रहे हैं। आज चलिए भाषा सबको
मैंने आपको सुना मैं मर्यादा में ही बात करूंगा भाई साहब, मैं मर्यादा मुझे मर्यादा में ही बात करूंगा। मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, कुछ मजबूरियां बन गई तो मैं नहीं बोला, तो बोलना पड़ा मुझे मजबूत में। देखिए जो आज भाई बन के और भाई बोल के संबोधन करना चाहते हैं, तो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए मरहम पट्टी लगाने के लिए हम तैयार हैं। ये वो लोग हैं जो अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं कि धारा 370 पूर्ण स्थापित करेंगे। आज यहाँ बैठ के बोले कल अब ये भूपेश बघेल के बारे में बोल रहे थे। मैं भूपेश बघेल जी के बारे में बताता हूँ। वो तुच्छ और छोटी राजनीति करते हैं भूपेश बघेल जी कि जो लखीमपुर में जो कांड होता है उसको लेके लखनऊ के एयरपोर्ट पे जमीने बैठ जाते हैं। एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता पहली चीज को, एक मुख्यमंत्री गरिमा होती है, स्टेट का प्रमुख होता है वो। और भूपेश बघेल जैसे लोग अगर जम्मू कश्मीर की फाइल का अगर विरोध करे तो शिक्षक मंत्रिमंडल का देखते क्यों गए। ठीक है जी। और दूसरी चीज ये करे, आधी अधूरी पिक्चर दिखाई तो पूरी याद कर दीजिए। तीसरी चीज, अगर इन्हें कश्मीर के बारे में ना पता मेरे साथी, तो थोड़ा सा जम्मू कश्मीर राष्ट्र जगमोहन ने किताब लिखी थी जहके अंगारे, तो वो पढ़ लें आप तो पता लग जाएगा आपको कि भाजपा की सरकार थी या अब्दुल्ला जैसा आतंकवादी की सरकार थी जिसको बर्खास्त किया गया था। क्लियर हो जाता पहले। तो थोड़ा सा मैं अपने निवेदन करो, थोड़ा सा आप अगर पढ़ लेते तो थोड़ा पता लग जाता सरकार किसकी थी और क्यों बर्खास्त किया गया था। जगमोहन तब राज्यपाल बने जब जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां चेंज हो चुकी थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, जब हर चीजें हाथों से निकल चुकी थी। उस समय उन्हें गवर्नर बनाया गया, राज्यपाल बनाया गया, जिसका विरोध फारूक अब्दुल्ला जैसे आतंकवादी विरोधी ने किया। मैं कहता हूँ अगर कश्मीर फाइल झूठी है तो फारूक अब्दुल्ला खानदान और फारूक अब्दुल्ला चुप क्यों बैठा है, वो विरोध क्यों नहीं कर रहा, बताइए ना। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर चीजें दिखाई गई, पहली चीज तो कांग्रेस ही अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं इस पिक्चर को। मैं तो ये पहले तो प्रदीप जी अख्तर साहब ने एक चीज कही है, उन्होंने कहा बड़ी कम आ रही है आपकी। पहले भाई मेरी आवाज ठीक करिए, क्योंकि मेरी आवाज किसी भी गेस्ट तक पहुंच नहीं पा रही है। अगर हम सवाल पूछेंगे उनको मिलेगी नहीं तो जवाब क्या देंगे। बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। ठीक करवा रहे हैं प्रदीप जी, ठीक करवा रहे हैं, सर्विस जी ठीक करवा रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, अब आपको मिल रही है आवाज मेरी? हाँ, आवाज तो पहले भी आ रही है मगर कम आ रही है, बोलिए। अब मैं वो वॉल्यूम बढ़वा रहा हूँ। प्रदीप जी देखिए, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, दरअसल अख्तर साहब ने एक बात कही है। उन्होंने कहा कि मूवी से, फिल्म से उनको कोई ऐतराज नहीं है। फिल्म में आधा अधूरापन इसलिए उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की सरकार ने किया था कि भाई वहां पर जो पलायन हुआ था, कश्मीरी पंडित जो वहां से भागे थे, जो अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हुए थे, जो वहां पर एक त्रासदी कहेंगे, जिस तरीके से दयनीय स्थिति वहां पर पैदा हो गई थी, उसके बाद जो सरकारों ने उनको वापस वहां पर ले जाने का काम किया, उसको फिल्म में नहीं दिखाया गया है। वो चाहे आपकी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो। अख्तर साहब ये कह रहे हैं उसको भी दिखाना चाहिए था कि सरकारों के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं उनको एक बार फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए। जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं, 30 वर्ष 25 वर्ष सरकार जो रही, 25 से मतलब 18 वर्ष 20 वर्ष सरकार रही, कांग्रेस रही। पहली चीज तो कांग्रेस से सवाल करती है तो शोभा नहीं देता। पहली चीज मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर कश्मीर फाइल एक फिल्म है, पहले चीज तो बता दो एक मूवी है, और आप एक मूवी में बहस कर रहे हैं। आप एक जो रियलिटी बनी है, तो मूवी होती है, मूवी के अंदर गाने भी डाले जाते हैं, डांस भी होता है, राइट। ठीक है। अच्छा प्रदीप जी आपको यहाँ पर रोकेंगे, दरअसल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और सीधा रुख करेंगे प्रदीप भटनागर जी का। प्रदीप भटनागर जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी देखिए, मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, अगर मेरे साथी जो बैठे हैं कांग्रेस से, शायद थोड़ा सा अगर हिस्ट्री पीछे की पढ़ लेते या उठा लेते तो पता लग जाता कि फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी वो क्यों बर्खास्त की गई। तो उस पर गौर करने वाली चीजें हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाह रहा हूँ, 30 साल पीछे। जाना नहीं चाहिए मगर फिर भी जाना मजबूरी है मेरी। फारूक अब्दुल्ला की सरकार बर्खास्त की गई क्योंकि फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने ही पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद का प्रोपेगेंडा रचा और उसको पूरा खड़ा करने में साथ दिया। इस बात को कोई नहीं बोलता। चलिए
जब जगमोहन को राज्यपाल बना के भेजा गया तो सबसे ज्यादा विरोध किसने करा? कांग्रेसियों ने और फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने। इस बारे में कभी भी ये लोग नहीं बोलते हैं। मगर जब जगमोहन जैसे ही राज्यपाल गए, उन्होंने इमीडिएट क्या काम करा? फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त किया। ये बोलेंगे नहीं चीज के बारे में कभी भी। और बर्खास्त करते जो सरकारी मुलाजिम थे, जो शाहजी थे, जो मोहम्मदन थे, उनको सचिव बनाया, गृह सचिव बनाएगा। मगर वहाँ की सरकारी आमला अधिकारी इतने आतंकवादी डरे हुए थे कि बहुतों ने, बड़े अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया और काम करने को तैयार नहीं हुए। ये कभी नहीं बताते। ये अभी बोलेंगे कि सरकार बीजेपी की थी, वीपी सिंह की सरकार से बना रखी थी और राज्यपाल बीजेपी का था, ये जरूर बोलेंगे। मगर ये सच्चाई पीछे की नहीं बताते। कहानी क्या है कि उर्दू की किताब उल्टी शुरू होती है और हिंदी किताब आगे शुरू होती है। तो ये हमारे हिंदुस्तानियों को समझते भी है, पिछले किताब पढ़ते हैं, आगे से नहीं पढ़ाते। ये बोलते हैं कि गोरदा में कांड हुआ था, गुजरात में क्या हत्याएं हुई थी और मोदी जी ने कराई थी। अरे क्यों हुई थी? गुजरात में दंगा हुआ क्यों था? कभी ये नहीं बताते कभी ये लोग। पहले चीज क्यों? क्योंकि यहाँ के हम इन्होंने कभी भी मुस्लिम समुदाय को, पिछड़ा वर्ग को, किसानों को पढ़ने दिया ही नहीं। वो पढ़ लिख लेते तो आज वो बुद्धिजीवी होते तो समझते कि भैया चांद बाग में झगड़ा क्यों हुआ, दंगा क्यों हुआ, गुजरात में दंगा क्यों हुआ, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद क्यों हुआ। ये सब चीजें पढ़ लेते। क्यों? इन्होंने कहीं पढ़ने नहीं दिया। तो अगर वो पढ़ लेते तो शिक्षे दे आते तो उन्हें पता लग जाता कि क्या घोटाले कर रहे हैं। अगर कश्मीर फाइल पे, मैं तो इस पर पहले ये जानना चाहूंगा कि क्या कश्मीर फाइल जो पिक्चर बनी है उसको बीजेपी के साथ क्यों जोड़ के देखा जा रहा है? उसको विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर वो पिक्चर है तो पिक्चर को पिक्चर दिख रहा है। अरे मुख्य प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, वो भी इंसान है और वो पहले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से पहले वो भी एक आम नागरिक थे और उनका भी एक अधिकार है अपनी बात रखने का। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भाई कश्मीर में ये हुआ है, गलत हुआ है। कहा उन्होंने ये तो नहीं कहा कि पिक्चर देखने जाओ, ये बीजेपी ने बनाई है, बीजेपी को देखनी चाहिए, ये तो नहीं कहा। और भूपेश बघेल जी खुद अपने मंत्रिमंडल से देखने जाते। उन्हें कहना चाहिए था जो हुआ ये गलत हुआ। और देखिए जिस यासीन मलिक का किरदार निभाया जिस आदमी ने, उस यासीन मलिक को माननीय प्रधानमंत्री पूर्व मनमोहन सिंह जी ने चाय पे निमंत्रण दिया, टीवी पे सबने लाइव दिखाया उनका स्वागत करते हुए, जिसने लाइव कहा कि मैंने 20 हिंदू पंडितों को गोली से उड़ा दिया। सच्चाई दिखाई गई। क्या पद्मावत पिक्चर नहीं देखी आपने? मुगलों ने कैसे हमला किया, धोखे से कैसे मारा राजा को, कितनी पिक्चरें बनी। और मैं अगर कांग्रेस के अगर नेता से पूछ लूंगा कि आपने तमस जो सीरियल आया था आपने बैन क्यों किया, तो 1947 से बनाया गया था। तमस में सच्चाई दिखाई गई थी कि कैसे भेदभाव किया कांग्रेसियों ने जाति विशेष के साथ। ठीक, अच्छा एक सवाल और पूछा अख्तर साहब ने, एक सवाल और पूछा है, ठीक है आ रहे हैं, उसके बाद पाठक जी के पास, सर्वेश्वर जी के पास आएंगे। एक सवाल और पूछा अख्तर साहब ने कि सरकार क्या की है, वर्तमान की सरकार जो है उसने क्या पहल किए हैं कि जम्मू कश्मीर से जिन लोगों का पलायन हुआ है, कश्मीरी पंडितों का जिन लोगों का पलायन हुआ है, जिन लोगों पर अत्याचार हुआ है, उनके लिए वर्तमान की सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं? प्रदीप जी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, आपने वो सवाल मुझसे किया ना आपने? जी आपसे, उसके बाद पाठक जी के पास आएंगे। देखिए पुनर्निवास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश। आप पहली चीज तो मैं थोड़ा सा, आपने सवाल किया थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन डालना चाहूंगा। जिन परिवारों ने, मेरे साथी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, अगर मेरी बात सहमत ना हो तो मुझे इमीडिएट फोन। देखिए जिस 30 वर्ष जिसने अपना घर छोड़ के और शरणार्थियों की तरह दिल्ली में, चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के अंदर अपना एक घरौंदा बनाया 30 वर्ष के अंदर। 30 वर्ष बहुत बड़े, बहुत समय होता है, बहुत बड़ा नहीं। सबसे ज्यादा तो जम्मू में है और उसके बाद दिल्ली में है। नहीं, दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, मेरे गाजियाबाद में भी है, ऐसा नहीं है। ठीक, मध्य प्रदेश के अंदर भी है। ठीक आगे। हाँ, तो थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने जहाँ 30 वर्ष के अपना घरौंदा जो 1-1 रुपया जोड़ के जो वहाँ छोड़ दिया है और वो बनाया है, अब आप उनसे उपेक्षा करें। जो आपने घरौंदा अपना बनाया, रात दिन कमाई करके, रेडी पटरी लगा के और दूसरे की दुकान पे नौकरी करके, झाड़ू पोछा लगा के, अब उसे आप कहते हैं उस घरौंदे को छोड़ के आप जम्मू कश्मीर आ जाइए। उनके लिए भी प्रश्न चिन्ह है। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू के अंदर फ्लैट बना के दिए उनको, बहुत अच्छे 3 बेडरूम, शॉर्ट बेडरूम के। और कश्मीर के अंदर जिनकी जमीनें और घर आज भी हैं
और जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था उन्हें खाली कराने का काम भी कर रहा है। और माननीय गवर्नर जम्मू कश्मीर इस चीज को बोल भी चुके मीडिया पे। और आपको बताता हूँ, आपकी स्टेटमेंट बता देता हूँ और मीडिया के माध्यम से कि जितने भी इंडियन आर्मी या रिजर्व फोर्स जम्मू कश्मीर के अंदर है और जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी हिंदू पंडितों के घर थे जिसमें वो फोर्स रुकी हुई है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो आज अपने घर को लेना चाहे तो हम उनको छोड़ दें। मगर आप लोग 30 वर्ष बाहर बिताने के बाद आप चाह रहे थे एक नया धंधा बनाया जाए, नया व्यापार में क्या कराया जाए, क्या नया व्यापार खुलवाने के बाद चल पड़ेगा? आपने उत्तर प्रदेश में देखा, नाई रतन जैसे कह रहे हैं कि आप जो है इन हिंदुओं से, बीजेपी वालों से सामान लेना, दाल चावल चीनी परचून लेना बंद कर दो, ये अपने आप भाग जाएंगे किराने से। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर अपना घरौंदा जो उन्होंने दोबारा नए सिरे से बनाया एक एक ईंट करके वो छोड़ के जम्मू कश्मीर चले जाए, कैसे चले जाएंगे? सरकार के लिए आसान है, व्यापार भी चाहिए, रोजी रोजगार भी चाहिए। आपने देखा अभी जम्मू कश्मीर कैसे कश्मीरी जो रुके हुए थे उनके साथ क्या हुआ? मगर बड़ी शर्म आती है मुझे, कांग्रेस की कभी भी बैठ के कभी देश हित की बात नहीं करते, देश के लोगों की बात नहीं करते, हिंदुओं की बात नहीं करते। अगर हिंदुओं को पीड़ित है, हिंदू पीड़ित है, उसके बारे में बात नहीं करते, स्पष्ट नहीं बोलते, डरते हैं। क्यों डरते हैं भाई? हिंदू या मुसलमान है तो हमारे देश का ही। अगर आपदा या आतंकवाद या दंगा मुसलमान ने झेला या हिंदू ने झेला, अरे भाई इसके हित में बोलो ना, स्पष्ट क्यों नहीं बोलते आप? और या फिर आखिरी निवेदन कर रहा हूँ, आप माननीय राज्यपाल जगनमोहन जी की किताब पढ़ लीजिए जो जम्मू कश्मीर पे लिखी है, अंगारे आपको क्लियर होगा। अरे ठीक है भाई, नहीं प्रदीप जी देखिए आप बहुत शॉर्ट में बता देते हैं, उसके बाद फिर आते हैं पाठक जी का रुख कर लेते हैं। देखिए आप कह रहे हैं कि सरकारें उन जो जिन लोगों ने अपना घरौंदा बना रखा है, ऐसा नहीं है। अभी आप दिल्ली में जाइए, झोपड़पट्टियों में मोस्टली लोग जो है वो लोग अपना घर नहीं बना पाए हैं दिल्ली में, या तो वो रेंट पे रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, या तो वो झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं। ये हकीकत है। और सरकारें को, अरे सुन लीजिए भाई, अब सुनिए, देखिए आपकी पूरी बात रख ली, आपने पूरी बात रख ली है, फिर उसके बाद आपको मौका दे रहे हैं। 2000 देखिए कोई भी सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, 2000 हाँ बोलिए आप बोलिए। यहाँ पे दिल्ली का मामला विस्थापित हुए, पता है आपको जम्मू की जो बहनें आई थी ना, उनको पेट पालने के लिए वैश्या बच्चे काम भी करना पड़ा कांग्रेस सरकार के अंदर। मैं आपको बता दूं, और मैंने देखा है खुद, ये सीलमपुर शास्त्री पार्क के अंदर गड्ढे में रहते थे जब पानी बहता जमुना किनारे। ठीक है, अरे अभी भी देख लीजिए भाई, 2008 के बाद ऐसा नहीं है, मनमोहन सरकार 2008 के बाद कदम, देखिए हम किसी पे ये नहीं कह रहे हैं, सरकारें चाहे आपकी रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, ठीक है, वैसे ही रहा है। 2008 के बाद मनमोहन सिंह जो स्कीम लेकर के आए थे, हालांकि उससे कुछ ना कुछ लाभ मिला था। और 2015 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी घोषणा की है जम्मू कश्मीर के लिए, जो बजट वहां पर रिलीज किया, और उसके बाद भी उसका लाभ मिला। लेकिन 2017 के बाद फिर कहीं ना कहीं ये सब ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है, लोग अभी भी वहां पर जाने को रेडी नहीं हो रहे हैं। सर्वेश्वर पाठक जी, आपसे जानना चाहेंगे, दरअसल ये जो पूरा फिल्म पर जो विवाद चल रहा है, क्या वास्तव में ये देश को लेकर के जिस तरीके से एक धड़ा आवाज उठा रहा है कि दरअसल जो सच्चाई थी कश्मीर में जो हुआ उसको हर व्यक्ति तक, बच्चे बच्चे तक पहुंचनी चाहिए और जानना चाहिए। एक धड़ा कह रहा है कि नहीं साहब, ये तो दरअसल इसमें आधी अधूरी सच्चाई दिखाई गई है, पूरी सच्चाई तो कुछ और ही है क्या कुछ पूरा माजरा? योगेश भाई, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को और आपके एएनबी परिवार को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और जितने भी पैनलिस्ट भाई हमारे बैठे हैं सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए प्रदीप जी को आवाज नहीं मिल पा रही है, पाठक जी की, इसको ठीक करवा रहे हैं जी। देखिए सच्चाई आई है कश्मीरी फाइल्स और भूपेश बघेल जी के बयान पे मैं क्या कहूं, मैं बस 2 लाइन बोलना चाहता हूं कि उनके किए कत्लेआम भी जायज बताए जाते हैं, उनके किए कत्लेआम भी जायज बताए जाते हैं। हम अपना दर्द बताए तो कातिल को दर्द होता है। अब समझ रहे हो, कश्मीरी फाइल्स जो है बना के दर्द हम बता रहे हैं कश्मीरियों का, तो जो कातिल है उनको दर्द उखड़ रहा है, उनको मिर्ची लग रही है। क्यों? क्योंकि सारी विश्व और भारत की जनता, मैं कह रहा हूं, मैं 2 बार कश्मीरी फाइल्स देख के आया हूं, ये 11 तारीख को, और कल भी देख के आया हूं। कल भी आपका कॉल आया था डिबेट के लिए, मैंने कहा भाई मैं अभी कश्मीरी फाइल्स देख रहा हूं।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको कश्मीर में क्या हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, जो यंग जनरेशन है उसको कुछ भी नहीं पता है। टीकालाल टपलू कौन है, जो यासिन मलिक कौन था जिसने 4 एयरफोर्स ऑफिसर को मार दिया, वो जो इंसिडेंट है उसको रिलेट ही नहीं कर पाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो जो दर्द बताया गया है कश्मीर पंडितों का विवेक अग्निहोत्री जी के द्वारा, और जो अभिनय अनुपम खेर जी ने किया है, और पल्लवी जोशी जी ने जो अभिनय करके जो वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास है और एक यूनिवर्सिटी में जो एक प्रोफेसर प्रोपेगेंडा प्रोफेसर होते हैं, उसका जो रियल चरित्र चित्रण किया है, उससे इन जो वामपंथियों, इन जो सो कॉल्ड लिबरल्स जिसको बोलते हैं, इनमें भगदड़ मच गई है कि अब हम तो चारों तरफ से नंगे हो रहे हैं। मतलब आप समझिए जो हमारे अभी की जो जनरेशन आई है, जिसकी एज होगी 30 साल, वो भी कश्मीर फाइल के बारे में आधी अधूरी बातें जानती है। इतना जानती है कि कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, क्या उनके साथ कत्लेआम किया गया, उनके साथ जो जेनोसाइड हुआ वो भारत की जनता भी नहीं जानती। और ये 30 साल से कश्मीरी पंडित उस जस्टिस की मांग कर रहे हैं। और एक फाइल खुली, विवेक राजन अग्निहोत्री जी ने इतना बड़ा कदम उठाया, एक फाइल खुला, बस इनमें भगदड़ मच गई है, मिर्ची लग गई है, ये लोग बैठ नहीं पा रहे हैं। पाठक जी यहाँ पर आपको रोकेंगे, आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। पाठक जी, सीधा आपका ही रुख करेंगे। देखिए, आपने कहा कि एक फाइल खुल गई है तो लोगों को मिर्च लग गई है, बिलखने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें जो फिल्म में है दिखाया, सुन लीजिए पूरी बात, क्योंकि आपको ही मौका दे रहे हैं अपनी बात रखने का। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, पलायन करके वहाँ से आए हैं, वो ये कह रहे हैं, वो लोग भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि दरअसल कुछ ऐसे भी हमारे परिवार के सदस्य हैं जो लोग कभी कश्मीर गए ही नहीं हैं। मतलब वो उनके जो परिजन हैं वो पलायन करके आए, तो अब उनके जो बच्चे हैं वो कभी कश्मीर गए ही नहीं। फिल्म में कहीं भी उनका कोई जिक्र नहीं किया गया, सुन लीजिए पूरी बात, उनका कहीं जिक्र नहीं किया गया है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये उन लोग मांग उठा रहे हैं लगातार 8 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वजह क्या हुई, किन परिस्थितियों में वहां पर यह दयनीय हालत हुई है, इसकी जांच की जाए। 8 साल हो गए हैं, सरकार अभी जांच को लेकर के किसी भी तरीके का कोई कदम उठाती नजर नहीं आ रही है। योगेश जी, आपने ये कैसे कह दिया कि सरकार कोई कदम नहीं उठाती आ रही है? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं सर्वेश्वर जी, हम नहीं कह रहे हैं। ये वो लोग जो पलायन करके आए हैं वो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग हैं, कुछ लोग कहेंगे, जरूर कहेंगे। अरे आप उनका दर्द तो देखो योगेश जी, आज आपको कोई आपके अपने घर से निकाल दे तो आप तो कहोगे ना कि सरकार कुछ नहीं कर रही, चाहे थोड़ी बहुत भी कुछ किया गया हो तो भाई वो तो कहेंगे ही कहेंगे। उनको उनके घर से हटा दिया गया, उनके परिजनों को मारा गया, उनके पूर्वजों को मारा गया, उनके जो पूर्वज की जो पूर्वजों में जो औरतें थी उनका रेप किया गया है सामूहिक। ये मुस्लिम टेररिज्म ने, ये इस्लामिक आतंकवाद ने, और वो कोई पाकिस्तान से आया हुआ आतंकवादी नहीं था, वो भक्त वही का था, कश्मीरी मुस्लिम था। तो दर्द तो उनका होगा ही ना, वो तो कहेंगे कि सरकार कुछ खास नहीं कर रही है। लेकिन इस सरकार ने वो जो हत्यारा, जो माननीय मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे उनसे हाथ मिलाने जाता है, वो हत्यारा अभी तिहाड़ जेल में बंद है। 4 एयरफोर्स ऑफिसर के मर्डर का केस चल रहा है, और जो उस समय के मुख्यमंत्री गृह मंत्री जो थे उसकी बेटी के अपहरण अपहरण तो हुआ ही नहीं था। एक रूम में बैठी हुई थी बिटिया, जब डील फाइनल हो गई टेररिस्टों को छोड़ दिया, दूसरे रूम से निकल के आ गई बिटिया। तो ये सारा प्रपंच तो रचा गया था ये मुस्लिम टेररिस्टों द्वारा, जो वहां के बसिंदे थे। ये कोई पाकिस्तानी नहीं था, पाकिस्तानी समर्थित थे, लेकिन ये सारे के सारे बसिंदे थे। नहीं, देखिए, ये दरअसल वो कहानी वहां पर जो आप देखेंगे और जाएंगे पुराने इतिहास में जाएंगे
तो आपको याद होगा जब रूस ने अफगानिस्तान पे, सुन लीजिए, पुराने इतिहास जानने की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत है, ऐसा नहीं है। देखिए सर्वेश्वर जी, ऐसा नहीं है। देखिए जड़ तक जाने की जरूरत होगी। वजह ये है, बात सुन लीजिए फिर आप पे आते हैं। जब रूस ने अफगानिस्तान पे जब आक्रमण किया था तो उसके बाद अमेरिका ने किस तरीके से उस दौरान कहा था, रूस को वहां से भगाने की कोशिश की थी, लेकिन जब हालात वहां पर नहीं सुधर पाए तो अफगानिस्तान में जो लुच्चे लफंगे, जो जिनके पास कोई काम नहीं होता था, जो दिन भर इधर ऐसे वैसे घूमते थे, जो अपराधों में संलिप्त रहते थे, उन लोगों को एकत्रित किया गया और उनको क्या किया गया कि एक ट्रेनिंग देने जाने लगी। और वो ट्रेनिंग कहां दी जाने लगी? अफगानिस्तान में। उनको लाया गया पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, उनको लाया गया कश्मीर में। भाई ट्रेनिंग तो वहीं पर देने जाने लगी ना, धीरे धीरे स्थितियां तो वहीं, आपको याद होगा। देखिए इतिहास जाएंगे तो बहुत, ये जो मुस्लिम आक्रांता है 13वीं शताब्दी में आके जो कश्यप की बसाई, माननीय कश्यप ऋषि की बसाई जो कश्मीर है, वहां पे इन्होंने कत्लेआम मचाया है। इतना कत्लेआम मचाते थे कि जनेऊ से पहाड़ खड़ा हो जाता था। सवाल यही है, सवाल अफगानिस्तान से आया आतंकवादी नहीं था, ये वर्षों से उत्पीड़न का मामला आ रहा है कश्मीरियों का। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं हम कह रहे हैं सवाल, ये जो मुस्लिम है, ये जो मुस्लिम बहुल हो गए हैं ना, ये वहाँ पे रिफ्यूजी बन के आए थे। कश्मीरी पंडितों का कश्मीर था और ये रिफ्यूजी बन के आए थे। ये जो सूफी संत ये सब थे ना, ये सब के सब रिफ्यूजी बन के आए थे और इन्होंने कत्लेआम मचाया है वहाँ पे। अरे संस्कृति की बलिष्ठ पावर को ये खत्म करना चाह रहे थे। शंकराचार्य मंदिर वहाँ था साहब, मैं खुद कह रहा हूँ। अरे मैं खुद कह रहा हूँ 1941 में, सुन लीजिए 1941 में जहाँ पर 15% लोग रह रहे हों 1941 में, और 1991 तक आते आते जिस तरीके से वहां पर 0.1% लोग बचे हों, या ये कहें कि जिस तरीके से 10 लोग रह रहे थे और अब उसके बाद 10,000 से भी कम लोग बचे हुए हैं, इतनी बड़ी गिरावट ये मामूली बात थोड़े ना है। वास्तव में ये अगर कहें, बात तो छोड़ दो ना, आजादी के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी और उसमें मुसलमानों की जनसंख्या कितनी थी, आज लगा लो कि कितनी है। ठीक है, सुन लीजिए, वही वो कह रहे हैं कि 8 साल हो गए हैं। अरे सुन लीजिए, वही वो कह रहे हैं कि 8 साल हो गए हैं, अब तक अगर ये सरकार चाह रही है तो अब तक जांच निकल करके क्यों नहीं आई भाई? अब तक तो 8 साल तो बहुत समय होता है भाई साहब। हर काना सनई सबका काम हो रहा है, और अगर जांच नहीं हुई होती तो वो यासीन मलिक आतंकवादी आज तिहाड़ जेल में नहीं चल रहा होता। ये फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद 2 साल जेल में नहीं रहते, आर्टिकल 370 नहीं हटता। तो जो रोग है कश्मीर का, उसको पहले ठीक किया जा रहा है। आप मूवी को ही देखिए, मूवी में आर्टिकल 370 को हटाने का जिक्र हुआ है कि नहीं हुआ है? तो जो आर्टिकल 370, 35 ये पहले हटाया गया, तभी तो वहां पे सुचारू रूप से ये होगा कि तुरंत ये फाइल खोल दो, नहीं तुरंत उसको पकड़ लो। सबका एक अपना समय होता है। जो हत्यारा, जो आतंकवादी कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठा रहता था और माननीय देश के प्राइम मिनिस्टर जी के साथ हाथ मिलाता था, वो आज तिहाड़ जेल में बंद है। ये भी सच्चाई समझने की कोशिश करिए। हाँ, बीजेपी सरकार को और क्या करेगी और कैसे जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं, क्योंकि देखिए वहां से जो विस्थापित हुए हैं वो बहुत बाहर बस गए हैं, उनके बच्चे लोग इधर नौकरी कर रहे हैं। आखिर उनके लिए क्या प्लान है, ये भी सरकार को लाना पड़ेगा और जल्द लाना पड़ेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, 8 साल हो गए। अरे सरकार कर रही है, सरकार बनी है तो करेंगे ही, ऐसा नहीं है। क्या कांग्रेस की सरकार नहीं कर रही थी क्या भाई? माइग्रेन को लेकर के जिस तरीके से पीएम मनमोहन सिंह ने, तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह, जितनी गवर्नमेंट आई उसने क्या कर दिया बताओ? कांग्रेस गवर्नमेंट, बार तो मैं वही कह रहा हूँ, आप अपने आप दिखाइए मनमोहन सिंह जी का वो फुटेज यासीन मलिक के साथ मीटिंग करते हुए, वो फुटेज तो दिखाइए। अरे भाई ये बताइए, माइग्रेन के लिए पैकेज दिया था कि नहीं दिया था मनमोहन सरकार ने? वो पैकेज कितने को कितना मिला ये बताओ। अच्छा, पीएम मोदी एक सेकंड रुक जाइए, आ रहे केवल हम जानना चाहते हैं। देखिए हम किसी के, मनमोहन सरकार ने पैकेज दिया लेकिन यासीन मलिक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ठीक है भाई, आ रहे हैं उसके बाद आ रहे हैं प्रदीप जी, आ रहे हैं आपके पास। अख्तर जी का कमेंट ले लेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे। सर्वेश्वर जी से एक छोटा सा सवाल और लेते हैं। सर्वेश्वर जी, कितना पैकेज दिया है इस वर्तमान की सरकार ने?
देखिए पैकेज की बात अभी ना करें, पैकेज एक अलग चीज है। हाँ। जो हत्यारे थे, जो आतंकवादी थे, जो स्क्रिप्ट में शामिल थे, जिन्होंने जेनोसाइड किया, उन लोगों पे सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो दर्द है उन कश्मीरी पंडितों का, आप ये दर्द नहीं समझ सकते योगेश जी। मेरा खुद का दोस्त है जो इस मूवी में कृष्णा दिखाता है ना, उतना छोटा मेरा दोस्त है, और वो भी मीडिया में ही है, और उसके बड़े भाई वो भी मीडिया में एक बड़े चैनल में बहुत बड़े मतलब सीनियर उसमें थे, और उसको हमने अपने आंखों से देखा है। वो स्कूल में हमारे से स्कूल में साथ पढ़ता था, वो टेंट में रहा है, वो जो यहाँ दिल्ली में जो बनाई गई थी ना, उस टेंट में से आता था पढ़ने वो। तो उस दर्द को आप समझने की कोशिश करिए। पैकेज एक अलग बात है योगेश जी, उस आतंकवादियों पे किस सरकार ने कार्रवाई की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हम कह रहे हैं, ठीक है सर्वेश्वर जी आपकी बात आ गई, हम कह रहे हैं कार्रवाई बात भाई किन की सरकारों में ऐसी घटना घटी, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यही है। उन सरकारों को सबसे ज्यादा उन जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रुक जाइए आप बीजेपी को कसूरवार ठहराते हैं। नहीं, मैं किसी एक सेकंड रुक जाइए। मैं सर्वेश्वर जी, मैं किसी सरकार को कसूरवार नहीं ठहराता हूं, और हर सरकार एक ही जैसी होती है, हर सरकारें एक ही जैसी होती हैं। राजीव गांधी जी की सरकार थी तब टीकालाल टपलू को मारा गया था, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। और राजीव गांधी जी की सरकार 1989 में थी। आप चलो हिस्ट्री में, उसके बाद जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, बीजेपी बाहर से समर्थन दे रही थी, और ये मुफ्ती मोहम्मद शरीफ, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी वही तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते थे। उनकी क्यों समर्थन दे रही थी भाई, बाहर से समर्थन क्यों दे रही थी, क्यों समर्थन दे रही थी बीजेपी? बाहर से समर्थन दे रही थी, क्या बात कर रहे हो? सरकार में उनका कोई मंत्री नहीं था। गजब बात कर रहे हैं भाई आप, अरे गजब बात कर रहे हैं आप। मंत्री हम रसगुल्ले ना खाएं, हम सुन लीजिए, हम कुर्सी पर ना बैठे, हम बैठ से सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपके सामने फ्रंट पर ना आए, आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो, आपको गिरने ना दे। आप कह रहे हैं कि अरे पूरा तो सपोर्ट आपका हो गया ना फिर। रीढ़ की हड्डी किसी, अरे सुन लीजिए भाई, किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूट जाए और बैक बोन अगर वो टूट गई है, पीछे सपोर्ट देने के लिए कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको गिरने ना दे। फ्रंट से अगर उसकी तस्वीर ली जाएगी तो क्या पीछे वाले व्यक्ति की तस्वीर आएगी? क्या पीछे वाली व्यक्ति की तस्वीर नहीं आएगी ना? आएगी तो फ्रंट वाले व्यक्ति की, लेकिन पूरा सपोर्ट किसका होगा? बैक वाले का। हम ये चीज नहीं करें, हम किसी एक सरकार को कसूरवार नहीं ठहराते हैं, हम प्रत्येक सरकारों को कसूरवार ठहराते हैं। सारी सरकारें एक ही जैसी होती है हमारे नजरों में। सारी सरकार, हमारे सर्वेश्वर जी, सरकार जो थी उस समय वो जिम्मेदार, हाँ सारी सरकारें एक जैसी होती है। ठीक है अख्तर जी आप बोलिए भाई। देखिए आप पर तमाम सारे आरोप लग रहे हैं। जी योगी जी, पहली बात तो ये है कि जो आज बहस का मुद्दा था वो ये था कि फिल्म जो है वो आधी अधूरी है, और इसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो पूरा बताना चाहिए थे। इस मुद्दे में कोई भी एक सवाल नहीं बोल रहा है, इस मुद्दे में एक भी बात नहीं बोल रहा है। आतंकवादी जो वहाँ के थे, जो कश्मीरी थे, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को अत्याचार किया, और उसी को दिखाया गया है। ये कोई आधी अधूरी बात नहीं है। मुस्लिम ने जेनोसाइड किया हुआ कश्मीरी पंडितों का। उस सरकार के अंदर ये सारी कार्रवाई हुई। उसके बाद 13 साल 13 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर है। उसके बाद मुफ्ती जो महबूबा थी, उनके साथ गठबंधन सरकार कश्मीर के अंदर इन लोगों ने बनाई। और जो कांग्रेस ने कश्मीरी जो पंडित भाई थे हमारे, उनके पर जुल्म जाती जिन आतंकवादियों ने की थी, उन आतंकवादी मजबूत अजहर वगैरह को जब जेल में बंद कर दिया, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के रक्षा मंत्री वहां पे बड़ा आराम से जाके उनको तोहफे में बंदार के अंदर भेजा है। कांग्रेस ने तो आतंकवादियों को बंद करा है, और भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवादियों को तोहफे में जाके भेज दिया है। ये रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने 13 साल के अंदर एक भी देखा करने की बात की हो, सवाल है बर्बाद करने की एक भी बात की हो। सारे सवालों में आगे भी जवाब दूंगा सर, आपके जवाब दूंगा प्रदीप भाई, बहुत छोटा सा बताइए। जी मैं गुस्ताखी माफी चाहूंगा। आप थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ, जितनी फिल्म अभी तक बन करके दिखाई गई है, क्या उससे आप ताल्लुक रखते हैं कि वो सही है? क्या फिल्म के बारे में पूछ रहे हैं? जितनी पिक्चर बना के दिखाई गई है, क्या उस पिक्चर को आप सही मानते हैं? मेरा ये मानना है कि फिल्म के अंदर जिस तरह से फिल्मांकन किया गया है, निश्चित तौर से आपने इससे पहले कहा कि
जानता हूँ गाना भी गाया जाता है, कुछ कलेक्टर को बताया जाता है। इसके पहले आपको लेकिन मैं ये मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ बहुत जुर्म और जातियां हुई, ये तो पता ही नहीं होना चाहिए कि। लेकिन आज जो हो रही है उनके ऊपर जुर्म जातियां, आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उन्हें सिर्फ एक वोट के इस्तेमाल कर रही है, लोगों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय जो भारतीय भारत की छवि है उसे बनाने का प्रयास कर रही है। आतंकवादी खुद छोड़ के आती है, 5 साल के बाद जो आतंकवादियों की साथी थी उनके साथ 2.5 साल तक सरकार बना के रखती है और कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करती। ये सारी बातें भी उस मुल्क के अंदर होना चाहिए थी। कांग्रेस के कार्यकाल को अगर कश्मीरी पंडितों के साथ कोई दिया गया है या उसको सुरक्षा नहीं दी गई, सुरक्षा नहीं दी गई तो आज भी करना चाहिए था। वो आज जिस गुलाम नबी आजाद बात कर रहे हैं, आपके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी उनकी तारीख के जो फूल बांध रहे हैं, उन गुलाम नबी आजाद अगर उन्हें खोता, अगर उन्हें कश्मीरी पंडितों के साथ अपने कार्यकाल के अंदर कोई किसी तरह का अपमान किया जाए या जुर्म जाके करवाएगी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए उनकी तारीफ करने के लिए। मेरा ये कहना है। इनका जो सवाल है, इनके अंदर जो हमारी आंखों में भी आंसू है हमारे राज्यों के लिए, लेकिन राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए, उनका होना चाहिए। मैं फिर आपको दुरुस्त कर रहा हूँ, 89 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी और राजीव गांधी ने जगमोहन जी को राज्यपाल बना के जम्मू कश्मीर भेजा था। मैं आपको फिर दुरुस्त कर रहा हूँ आपको मैं, और सालों को काम किया राजीव गांधी सेवन इतना अच्छा था, राजीव गांधी सेवन इतना अच्छा था कि सर मेरा 10 मिनट का सवाल है। मैं तो एक छोटा सवाल आपसे किया था कि आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ये क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं और मैं उनका सम्मान से नाम लूंगा क्योंकि उनको उस क्षेत्र की जनता ने चुन के मुख्यमंत्री बनाया है। आदरणीय भूपेश बघेल जी और आप भी कह रहे हैं कि ये फिल्म को अधिक अधूरी दिखाई गई है। मैं कहता हूँ जितनी बनाई गई है क्या उससे वाकिफ है वो सही है? हाँ मैं स्वीकार कर रहा हूँ, आपके सामने स्वीकार कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल सही फिल्म है, लेकिन उसके बाद जो घटनाएं हुई है हमारी भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे दूसरी पार्टी हो, चाहे गुलाम नबी आजाद किसी तारीफ करते हुए सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो प्रधानमंत्री उनकी सरकार, मुख्यमंत्री की सरकार हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला की सरकार हो, चाहे आपकी गठबंधन की सरकार हो, मुफ्ती महबूबा के साथ सरकार हो, उनको सबको शर्मसार होना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना को, इतनी बड़ी घटना होने के बाद, इस ऐसे अत्याचार होने के बाद उन्हें पुनर्वासित करने के लिए और उनके साथ। ठीक है अख्तर जी आते हैं, फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। अख्तर साहब आपका ही रुख करेंगे। देखिए मैं अपनी सरकारी गलती बता रहा हूँ आपको, सुनिए आप। हमने नारा दिया जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और हमने उसको मैं खत्म कर रहा हूँ। और हमने जो कसम खाई थी कश्मीर को लेके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और वो पूर्ण कर दी सरकार के अंदर। आज एक देश एक तिरंगा एक झंडा एक विधान को पूरा कर दिया। मेघालय और कश्मीर के अंदर 14 घंटा कराया गया था अभी पिछली तारीख में। अब इस बार तो मेहरबानी आप मेहरबानी करके तिरंगा पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जो केंद्र शासित राज्य है उन सब में तिरंगा फेरवादे आपसे हाथ जोड़ के मिलती है। तिरंगा फेरवादे राष्ट्रगान करा दें, आपसे हाथ जोड़ के मिलती है। क्या बोलना चाह रहा हूँ कि पिछली बार भी कश्मीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में, मेघालय के अंदर अलग अलग हिस्सों में, मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में कौन सा झंडा फहराया गया था इस सब देश ने देखा है। और केंद्र शासित राज्यों के अंदर मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि राष्ट्रगान, वंदे मातरम और तिरंगा झंडा एक स्वर के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो कोई सा भी राज्य हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे मेघालय हो, वहां पे फहराया जाना चाहिए, राष्ट्रगान गाना चाहिए। निश्चित तौर पर हम आपके साथ हैं और आपकी राष्ट्रीयता को हम नमन करते हैं, लेकिन आपकी राष्ट्रीयता जो है ओरिजिनल राष्ट्रीयता होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल राजनीति होना चाहिए। आज कश्मीरी पंडितों का दर्द सबके साथ है,
प्रदीप जी, नहीं प्रदीप जी देखिए, अख्तर साहब ये कह रहे हैं, अब अख्तर साहब तो आपका समर्थन कर रहे हैं भाई, आपके साथ वो कह रहे हैं, और वो तो आपकी राष्ट्रीयता को नमन भी कर रहे हैं, लेकिन वो केवल ये कह रहे हैं कि दरअसल जो दिखावापन भी करते हैं वो आप खत्म कर दीजिए अपने अंदर से। प्रधानमंत्री हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके कार्यकाल की प्रशंसा कर रहे हैं। या तो वो बात होती, जब ये बात होती, अगर वो बात होती है जी, माननीय पत्रकार जो कह रहे हैं लेकिन उनकी सुन लीजिए। हाँ बोलिए आप प्रदीप जी, बोलिए, उसके बाद पाठक जी के पास आते हैं। मैं कुछ बोलूं सर, मुझे 5 मिनट टाइम मिलेगा। हाँ प्रदीप जी आप बोलिए, उसके बाद पाठक जी आएंगे, पाठक जी के पास आते हैं। हाँ, देखिए साहब, आपने बिल्कुल अच्छा दर्द, आपने कश्मीर के बारे में कहा, एक दर्द और आपको दे रहा हूँ मैं। पाठक जी अगर मैं गलत हूँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी से अगर नेतृत्व आपके सामने कर रहा हूँ और चैनल में बोल रहा हूँ, तो अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज कर देगा। पश्चिम बंगाल के अंदर 28,000 गाँव में से 5,000 गाँव में से हिंदू भगा दिए गए हैं, और वही कश्मीर वाला हाल करके। क्या उसके बारे में आप क्या दर्द सहेंगे या बोलेंगे ममता जी को कि जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? वोटों की राजनीति के लिए आपने 5,000 गांव हिंदुओं से पलायन करा दिए, या फिर आपने मुस्लिम बना दिए, या उन्हें काट के फेंक दिए। दर्द बहुत है। और जम्मू कश्मीर अगर फाइल बनाई गई है, केंद्र में आपकी सरकार है, सीआरपीएफ है, वहां उनको गिरफ्तार करवाइए ना, वहां उनको गिरफ्तार करिए, एक मुकदमा तो दर्ज करवाइए उनके खिलाफ। केंद्र में आपकी सरकार है, सीबीआई आपके पास है, सीआरपीएफ आपकी है। मैं आपसे पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं मैं। सीआरपीएफ की वहां पे व्यवस्था कर रखी है, आपको शायद याद नहीं है। केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ को वहां पे दे रखा है, आपको शायद याद नहीं है। मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ, सुन लीजिए, बताता हूँ आपको मैं। ये जो कश्मीर फाइल बनी है ना, ये हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए। ये जो कुछ लोग मुस्लिम कट्टरता पे देखिए, जब भी तो बता रहे हैं कि आधी अधूरी है। देखिए, जब भी बता रहे हैं कि आधी अधूरी है, प्रचार है, जब भी तो कह रहे हैं ये बात कि उसकी जो कमियां गिना रहे हैं ना। क्या हमें किसी चीज की क्रिटिसिज्म करने का अधिकार नहीं है? उसकी जो कमी है, ये आदरणीय पत्रकार जी बैठे हुए ईमानदारी से कहते हैं कि उसके अंदर कमी है या नहीं है, ये सब चीजें। आपको सुना, मैंने आपको पूरा सुना, आप थोड़ा सुन लीजिए। आप लोगों का हाल वो है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। तो इसलिए आपका कौन सा अच्छा हाल हो गया पंजाब के अंदर? पंजाब में कौन सा अच्छा हाल हो गया? अरे सुन तो लीजिए साहब, सुनिए, हम तो पंजाब जा नहीं रहे। आप अपनी बात रखिए, उसके बाद हाँ, उसके बाद आते हैं पाठक जी के पास। आप अपनी बात रखिए, पूरी रखिए प्रदीप जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए समय पूरा हो जाएगा, हम आप बोल नहीं पाएंगे। नहीं अभी समय है, अभी मतलब भर के लिए समय है। आज चर्चा को 9 बजे के आगे तक ले चलेंगे। सर मैं 1 सेकंड में, केवल 30 सेकंड प्लीज, लास्ट प्लीज, बोलिए प्लीज, मैं लास्ट 30 सेकंड दूंगा। ये कश्मीर फाइल जो बनी है वो हिंदुस्तान के उनके लिए बनी है, और उन सबको देखनी चाहिए। निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो कुछ लोग मुस्लिम कट्टरता के लिए और मुस्लिम भारत को मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए जागरूक करती है कि आप लोग सजग हो जाइए और इसको इस्लामिक स्टेट बनने से बचाइए, और ये कहीं और किसी राज्य में ना हो। आज जिंदा हो जाइए, ये जम्मू कश्मीर फाइल पिक्चर कहती है। ये अराजकता नहीं फैला रही है, ये नहीं कह रही आप मार काट करो, ये तो सच्चाई बता रही है कि देखिए कट्टरता कितनी गंदी चीज होती है। और कुछ लोगों ने मुस्लिम कट्टरता के लिए पाकिस्तान की शह पे भारत की शांति भंग करनी चाहिए। तो हमें अपने देश के गद्दारों से लड़ना है। हमें जो अपने सभ्यता सिखाई गई शांति की, हमें उस पर रहना है। जम्मू कश्मीर फाइल सबको देखना चाहिए, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो। मैं सबके लिए कहूंगा, निवेदन करूंगा देखने के लिए। अगर गलत भी है तो भी देखना चाहिए। ठीक बात। लेकिन एक चीज और है, आ रहे हैं पाठक जी आपके पास, आप ही का रुख करेंगे। एक चीज और है, देखिए देश में ऐसा नहीं है कि बहुसंख्यकों पर अत्याचार नहीं हो सकता और अल्पसंख्यक गलत नहीं हो सकते। दोनों चीजें हैं, ये भी देखनी पड़ेगी। पाठक जी आपका रुख करेंगे, आएंगे प्रदीप जी, आएंगे आपके पास वापस। पाठक जी देखिए, जब कश्मीर में ये स्थिति पैदा हुई, ये सच है कि वहाँ के लोगों ने जिस तरीके से ये कहा कि हमें कश्मीर चाहिए और यहाँ जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी महिलाएं चाहिए लेकिन पुरुष नहीं चाहिए, और जो स्थिति वहाँ पर पैदा हुई वास्तव में विभत्स स्थिति थी। प्रदीप जी ने अभी, मुझे याद नहीं आ रहा कि प्रदीप जी ने एक चर्चा की थी, आपने किया था भारतीय जनता पार्टी के नेता टीका साहब का,
टीकालाल पटलू साहब का, तो हाँ प्रदीप जी ने की थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अगर उनकी कहानी जो पढ़ने को मुझे मिली, जो मैंने उनकी कहानी पढ़ा कि उनके घर के बाहर एक बच्ची किस तरीके से रो रही थी और उसकी माँ उसके साथ थी, वो स्कूल जाने वाली थी, बच्ची स्कूल नहीं जा रही थी। वजह यह थी कि उस स्कूल में उसके कोई फंक्शन था, जो मैंने पढ़ा, और वो पैसे मांग रही थी, तो उसकी माँ उसे पैसे नहीं दे पाई थी। तो जब ये बात जानकारी उन्हें हुई पटलू साहब को, तो वो बाहर निकले तो बच्ची को दुलार प्यार किया और 5 रुपए निकाल करके उस बच्ची के सर पर हाथ सहला दिया उन्होंने। और जैसे ही वो खड़े हुए पलटे चलने के लिए, सामने से उनके सीने पर गोलियां चला दी गई। विभत्स घटना थी। सोचिए, उस बच्ची के सामने उस बच्ची ने देखा होगा, वो तो बच्ची जीते जी मर गई होगी। और उसके बाद स्थितियां ऐसी नहीं है। एक चीज और यहाँ पर मतलब माइंड करने वाली बात आ रही है पाठक जी, इसको भी हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अत्याचार जब हुआ तो ऐसा नहीं है कि वहां पर मुस्लिमों पर अत्याचार नहीं हुआ। इस पूरे कांड में कहीं ना कहीं कुछ ही प्रतिशत मुस्लिम समुदाय के लोग भी आए होंगे, 100% आए हैं। और कुछ ऐसे भी मुस्लिम परिवार रहे होंगे जो हिंदू परिवारों का समर्थन भी करते रहे होंगे, जो एक साथ सामंजस्य बना करके आसपास अगल बगल रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग भी इसकी जद में नहीं आए होंगे, आए होंगे तो वो भी ना। देखिए योगेश जी, आए होंगे वो भी, वो पता नहीं कितने आए, लेकिन जो विभत्स कार्रवाई इन मुस्लिम कश्मीरियों द्वारा हिंदू पंडितों, कश्मीरी पंडितों पे किया गया। गिरजा टिक्कू का नाम सुना था कि नहीं? सामूहिक रेप के बाद आरा मशीन से काट दिया गया। इससे बड़ी घटना और कोई हो सकती है? जो वहां के कश्मीरी मुसलमानों ने किया है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। इस मूवी में जो दिखाया गया, सच्चाई दिखाया गया है। और आज के जो कांग्रेस के नेता, सबसे पहले तो मैं भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूं कि वो जाके इस मूवी को देखे, कांग्रेस के नेता होने के बावजूद देखे और अपने मंत्रिमंडल के लोगों को और अपने सारे एमएलए को लेके गए, अपने सारे एमएलए को भी लेके गए। और उन्होंने केंद्र सरकार पे ये डाल दिया कि भाई जीएसटी कम कर दो। अरे आप अपने लेवल से स्टेट में इसे टैक्स फ्री कर दो जैसे दूसरे कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है योगेश जी कि जो भी सच्चाई आई है, जितनी जो घटनाएं हैं कश्मीरी पंडितों के एथनिक क्लिंजिंग का, जेनोसाइड का, कश्मीरी पंडितों का, वो एक मूवी में नहीं आ सकता। उसके लिए कम से कम 10, 12, 15 कश्मीरी फाइल्स बननी पड़ेगी। जो कश्मीरी पंडित जज थे उनको सरेआम बाजार में गोली मार दी गई क्योंकि उसने फांसी की सजा दी थी। 1.25 महीने के बाद की घटना है, 1.25 महीने के बाद की घटना है। आप सोचो ना, ये जो एथनिक क्लिंजिंग हो रही थी वहां पे चुन चुन के मारा जा रहा था। जज जैसे आदमी को गोली मार दे रहा है, फारूक अब्दुल्ला वहां पे बैठा है। तो ये सरकार, वहां जो मुस्लिम की सरकार थी, उसकी मिली भगत से पूरा हुआ और ये आतंकवाद फैला। घटनाएं हुई हर एक गवर्नमेंट के, लेकिन जो जिम्मेदार है उसकी अब कम से कम इस सरकार में केस दर्ज के उसको सलाखों के पीछे तो भेजा जा रहा है। और जो सच्चाई है अगर देश के सामने आता है, आप हिस्ट्री क्या होता है, अगर आप अपने बच्चे को सही हिस्ट्री बताओगे नहीं तो जो इस सर्वेश्वर जी आपको यहाँ पर रोकेंगे और वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को अभी और आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, आपसे मैंने वादा किया था कि आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और 15 मिनट आज चर्चा को हम आगे और ले जाएंगे, बट सीधे पाठक जी आपका ही रुख करेंगे, आप अपनी बात पूरी करिए। तो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई कह रहा है कि आधी अधूरी फाइल है तो सचमुच आधी अधूरी है। ये एक सच्चाई दिखाई गई है इस मूवी के जरिए। ऐसी हजारों सच्चाई है जो उन कश्मीरी पंडितों की दर्दनाक मौत का है। आज आपके रात मेरे घर पे कोई आके कहेगा कि आज खाली करो और
या तो कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो यहाँ से छोड़ के भाग जाओ, और नहीं तो मारे जाओगे। मस्जिदों से जो इनके खुदा का, अल्लाह का पाक घर बोलते हैं, वहां से अनाउंस होता है कि कश्मीरी पंडितों, कश्मीर छोड़ के जाओ और अपने बहू और बेटियों को हमारे हवाले कर दो। और ये कहाँ हो रहा है? ये भारत वर्ष में हो रहा है, आजाद भारत वर्ष में हो रहा है। और हम इन मुसलमानों को ऐसे इनका रूप नहीं दिखाएंगे। ये मुसलमान कश्मीरी मुसलमान ही थे जो मस्जिद के, खुदा के पाक घर जिसको बोलते हैं, वहां से माइक पे ये आवाज लगा के बोल रहे थे कि अपनी औरतों और बच्चियों को छोड़ जाओ कश्मीरी पंडितों, और कश्मीर छोड़ के भागो, नहीं तो तुम्हारी मौत निश्चित है। अख्तर साहब पोस्टर चिपका के जा रहे थे। ठीक है, पोस्टर चिपकाए जा रहे थे, लाल घेरे बनाए जा रहे थे। ठीक है, आ गई पाठक जी, आ गई आपकी बात। अख्तर साहब सैकड़ों सच्चाई देखिए, आप अभी इस पे सिक्वल बनाना पड़ेगा। ठीक है, आ गई बात, पाठक जी आ गए। अख्तर साहब देखिए, सुन लीजिए, नहीं जवाब, पहले सवाल ले लीजिए। अभी पाठक जी ने जिस बात का जिक्र किया, अल्लाह के घर से ये अनाउंस करना कि आप अपनी बहू, बेटी, अपनी पत्नी को छोड़ करके चले जाओ, गैर इस्लामिक बात है। मुसलमान ऐसा कर रहा है तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों को गोलियों से भून देना चाहिए। ऐसी मस्जिद जहां से इस तरह के ऐलान होते हैं, वो शैतानों का घर है, उसको खत्म कर देना चाहिए। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस तरह का शैतानों का काम होता है ये। और जो भी मुसलमान होता है वो औरतों की इज्जत करता है, और दूसरा जो दीनहीन आदमी होता है उसकी इज्जत करता है, लोगों की जानें बचाता है, दुख दर्द में काम आता है। हाँ। नहीं, लेकिन ऐसा हुआ। प्रदीप जी आ रहे हैं, आप एक सेकंड रुक जाइए, प्रदीप जी आएंगे आपके पास। हमारी आपकी सरकारों ने क्या सिखाया गया है और आज सरकार क्या कर रही है वो नहीं दिखाया गया है। आप इस्लाम को बदनाम न कीजिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, आप इस्लाम को बदनाम न कीजिए। मैं थोड़ा ही क्लियर कर दूं, इस्लाम ने कभी नहीं सिखाया आतंकवाद, न दंगा सिखाया। पहले चीज, इस्लाम ने कभी शिक्षा नहीं दी। जो पाकिस्तान से जो आतंकवादी घुसे और जिनको घुसने में शहीदी फारूक अब्दुल्ला सरकार में, राजीव गांधी सरकार में, ये उन्होंने आतंकवाद फैलाया। आप अगर इस्लाम को अगर बोल के आप मुस्लिमों को अगर ये टारगेट करेंगे तो मैं इसका विरोध करता हूँ। और अगर मैं चली थी क्यों? क्योंकि आतंकवाद हुआ वहां पे, और आतंकवादियों को चेहरा नहीं होता। और उसका मुखिया कौन था? वो था फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला कौन? जो पाकिस्तान का समर्थक है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के, आज भी भारत के ब्लैकेट कमांडो लेके घूमता है पूरा परिवार। अब मेरे कांग्रेस के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, प्लीज बोले अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। बिल्कुल निश्चित तौर पर आपकी सही बात है, लेकिन मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि कई लोग शैतानी ताकतें हमारी मस्जिदों में कब्जा कर देती है या इस तरह का ऐलान करती है, तो उनको निश्चित तौर पर तोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों को। और ऐसे धर्मस्थल अगर इस तरह के ऐलान करते हैं तो उन धर्मस्थल को नेताबूद कर देना चाहिए। वहाँ इस्लाम नहीं रहता है, वहाँ शैतान रहता है। अगर इस तरह की बात हुई है, फारूक अब्दुल्ला को आपको आज की तारीख के अंदर दूसरे सुरक्षा हटा लेना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला अगर इसके बुरे सक्सेस है तो उनको सुरक्षा क्यों दी? आज कश्मीर के जो फिल्म बनाने वाले हैं, कश्मीर के एक्टर है, कश्मीर के प्रोड्यूसर है, उनको वाइस सुरक्षा दे दी। एक नया चलन हमारे यहाँ चल गया है कि कुछ भी बोलो, कुमार विश्वास साहब ने कुछ भी कह दिया, उनको वाइस सुरक्षा दे दी, दूसरों को सुरक्षा दे दी। फारूक अब्दुल्ला साहब से हमारी भारत सरकार करोड़ों करोड़ रुपए क्यों खर्च करे? आप और आप भी मांग करो, मैं भी मांग करता हूँ कि ऐसे लोग जो देश पे गद्दारी कर रहे हैं उनको सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। पब्लिक उनके साथ एक चीज और निकल करके आई है, पाठक जी ने जो अपनी बातें रखी हैं उन बातों के बीच में, कि वास्तव में जो स्थिति वहां पैदा हुई कश्मीर फाइल में, एक फाइल में ये पूरी कहानी नहीं आ सकती है। तो मुझे लगता है आप ये कह रहे हैं कि ये फिल्म अधूरी है, तो आपको इस फिल्म का समर्थन करते हुए ये अपील करनी चाहिए थी, मुझे लग रहा है, कि अगली फाइल फिर लाई जाए, जल्द से जल्द इस पर काम किया जाए, और जो भी प्रोड्यूसर हैं, जो भी निर्माता हैं इसके, जो पूरी टीम को आपको बधाई देनी चाहिए। और उन लोगों को ऊपर जिस तरीके से उनके, हालांकि जो आपने सुरक्षा का जिक्र किया कि वायु सेना की सुरक्षा दी गई, उन लोगों के ऊपर तमाम सारी धमकियां मिल रही हैं भाई। तो ऐसे में आपको भी समर्थन करना चाहिए, जहां पर जो भी आप कर सकते हैं। केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में,
उनसे भी जो बन सकता है वो करिए। मुझे लगता है सबको साथ में आना चाहिए, समर्थन करना चाहिए कि भाई एक एक करके सारी फाइलें लाई जाएं, खोली जाएं, और क्या हुआ है वो देश की हर बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। जो नहीं किया उनके साथ, सरकारों को जो करना चाहिए था, जो नहीं किया सरकारों ने, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे गुलाम नबी आजाद की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, देवगौड़ा की सरकार हो, उन सबका चेहरा सामने आना चाहिए कि उन चेहरों ने उन कश्मीरी पंडितों के साथ इतनी ज्यादा जाति होने के बाद उनको पुनर्वासित क्यों नहीं किया है। आज भी सिर्फ उनके नाम पे राजनीति करके वोट मांगने की बात नहीं कर रहे हैं। उनका दर्द बयान करके अपनी पार्टी की पब्लिसिटी क्यों करवा रहे हैं वो, उनको ये देखना चाहिए। ठीक बात। प्रदीप जी। त्रिशूल जी, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी मेरे दोस्त सवाल कर रहे थे कांग्रेस के कि आपने मुफ्ती जी के साथ सरकार बनाई थी। हाँ बिल्कुल बनाई थी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, और मुफ्ती जी के साथ बिल्कुल सरकार बनाई थी। तो थोड़ा बता देता हूँ, बनाई थी कि किसी न किसी समर्थन में सरकार बननी थी, नहीं तो वापिस जम्मू कश्मीर की जनता को फिर झोंक दिया जाता है चुनाव के अंदर। पहली चीज, अगर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई तो सिद्धांतों के लिए बनाई थी, आतंकवाद को मुक्त कराने के लिए, पत्थरबाजी मुक्त कराने के लिए, फौजियों पे गोली चलाना मुक्त कराने के लिए, और वहाँ पे नई राह, शिक्षा और नई चीजों को लाने के लिए सरकार बनाई। जैसे मुफ्ती मोहम्मद सही यहाँ पे मुफ्ती सरकार ने काम नहीं किया और उल्टा पत्थरबाजियों को सेट, इसलिए सरकार ने अपना समर्थन वापस लिया और सरकार गिरी। चलिए अब मैं आता हूँ, उसके बाद आपने एक सवाल और करा था, मैं उसको जवाब दे देता हूँ। देखिए सरकार बिल्कुल बनाई थी, आपने एलिगेशन लगाया, मैंने उसका एक्सप्लेन कर दिया। तो उम्मीद है कि शायद अब कोई दूसरे मेरे साथी प्रवक्ता या कांग्रेस नेता समझे वो दोबारा सवाल नहीं करेंगे। आप लोग अपनी गलती नहीं मानते, और आपने आधी अधूरी पिक्चर क्यों बोली, आपने इसलिए बोली क्योंकि आपने जवाब नहीं करना। और आज तक पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय फारूक अब्दुल्ला साहब अभी भी चुप बैठे हैं। ये साबित करता है कि सच बात है। अगर कश्मीर फाइल बनी, मैंने फिर कह रहा हूँ, आप मुस्लिम को, आप इस्लाम को ना बोले, ये गलत, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने आतंकवादी पाकिस्तान से बुलाए, जिनकी शय पे जो वहां के बच्चे थे कश्मीर के, जिन्होंने कट्टरपंथी को और कट्टरता को स्वीकार किया। AK-47 भारत सरकार ने नहीं भेजी थी, ये पाकिस्तान से हथियार आए थे, जो वहाँ कट्टरता की शिक्षा देके और करा के उनको और उनके हाथ में देके और कश्मीरी पंडितों को पढ़वाया गया। क्यों? क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तान ने जब से पाकिस्तान को दान में घर, जमीन और पैसा देके गए, तब से उस वक्त कश्मीर पे निगाह है, और इस बारे में कोई नहीं किया। और अगर मैं वापिस इतिहास चला जाऊं, जम्मू कश्मीर की बात करूं, जवाहरलाल नेहरू की क्या रियासत थी? जम्मू कश्मीर जो 1970 लगा के जो कमिटमेंट कर लिया, अलग संविधान, अलग विधान, अलग जनता, क्या उनके पिताजी की रियासत थी? जो आज तक जवाहरलाल नेहरू ने संविधान अम्बेडकर साहब ने बनाया था। अम्बेडकर साहब के लिए कह रहे हैं आप ये बात। अरे साहब आप पढ़ लेना, छोड़ो, मैं हो सकता मैं अनपढ़ हूँ। चलिए अच्छा ठीक है प्रदीप जी आपको यहाँ पर रोकेंगे। पाठक जी आपका आखिरी कमेंट। देखिए, जो भी ये कश्मीरी फाइल बनी है, ये उन कश्मीरियों का दर्द दिखाया गया है। अगर इस फाइल को देखने के बाद जो इसको भी दर्द होता है कि जो घटना घटित हुई है और उन आक्रांताओं को, जो वहां के बसिंदे थे, बसिंदे भी बगल में रहने वाले थे, पड़ोसी थे, उसके दोस्त महीन थे, और उनके द्वारा ये घटना की गई अपने दोस्तों पे, अपने कश्मीरी पंडितों पे, तो ऐसी एक फाइल से काम नहीं चलेगा। आज भारतवर्ष का हर बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि ये कश्मीर फाइल जो दिखाया गया है, अगर अभी भी नहीं देश के लोग सुधरेंगे तो ऐसी सैकड़ों कश्मीर फाइल बंगाल में भी क्रिएट हो रही है। चलिए फिलहाल पाठक जी आपको यहाँ पर रोकेंगे। पाठक जी अब समय के अभाव के चलते आपको रोकेंगे। अख्तर जी आपको भी यहीं पर रोकेंगे। और आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से द कश्मीर फाइल पर लगातार राजनीति मची हुई है, राजनीति गलियारों में लगातार वाद प्रतिवाद चल रहा है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जहां समर्थन कर रही है कि ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर के मुखर हो गई है कि फिल्म में
आधी अधूरी बातें दिखाई गई हैं और कोई समाधान नहीं दिखाया गया है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।